हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोगों की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों, मेरा नाम है अरबाज खान, मैं हूँ आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। और हम लोग शुरू कर रहे हैं जीओसी के अंदर आज रेजोनेंस। तो बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। और जीओसी के अंदर आप लोगों के एंड तक काम में आने वाला है। एंड तक आपके काम में भी आएगा, बल्कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी आपके काम आएगा। इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके काम आता है रेजोनेंस। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना, आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रेजोनेंस। और आप बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना देख सीख पाएंगे। आप इसके अलावा देख पाएंगे कि कहां कहां पर रेजोनेंस हो रहा होगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोग रेजोनेंस की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी। तो बच्चों, मैं करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल फिजिक्स वाला में। और मेरा नाम है अरबाज खान। तो हम लोग चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं जीओसी के अंदर रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, क्या क्या हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, है ना, कहाँ से ये हमारा रेजोनेंस आया, है ना, किस टॉपिक के अंदर से हमारा को रेजोनेंस पढ़ना पड़ता है इन जीओसी। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस के अंदर हम लोग इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि किस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, किस तरह क्या उसकी डेफिनेशन होती है। और कंडीशन फॉर रेजोनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम लोगों को यह पता चल जाए कि कहां पर रेजोनेंस हो रहा होगा और कहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, इस चीज की कंडीशन हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कितने टाइप का होता है या कहां कहां हम लोगों को रेजोनेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर हम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए जाएं तो उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो वो चीज भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। क्योंकि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होने वाली है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट होने वाली है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। तो बच्चों चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं रेजोनेंस का, कि रेजोनेंस आता कहां से है ना। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक हमारा टॉपिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक क्लियर कर दूं कि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। किसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि किसका होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है ना। तो बच्चों किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप का होता है। कितने टाइप का हो जाएगा बच्चों, दो टाइप का। दो टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक हो जाएगा परमानेंट आपका, और एक होता है टेम्परेरी, टेम्पो टेम्पोरेरी। समझ में आई बात। तो दो तरह का हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होने वाला है, परमानेंट और टेम्परेरी। अब परमानेंट के अंदर ही हम लोग किसको पढ़ते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ते हैं। एक हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसके अंदर किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होने वाला है। जहां पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पर उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका इफेक्ट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आई। एक होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में किसका होने वाला है, तो इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स का होने वाला है। सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है इसमें, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा रेजोनेंस, नेक्स्ट है हमारा रेजोनेंस। इसमें किसका होगा बेटा, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, रेजोनेंस को ही पढ़ेंगे, जिसमें किसका होने वाला है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। टेम्परेरी इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमरिक, इलेक्ट्रोमरिक या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब इनको परमानेंट और टेम्परेरी क्यों बोला गया? तो देखो बेटा, परमानेंट इसको क्यों बोला? हमने इसको परमानेंट इसलिए बोला क्योंकि ये हमेशा उस मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर मौजूद रहने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई चीज आई, उसने इन इफेक्ट्स को एक्टिवेट कर दिया हो और ये उस वक्त आके हो, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला इफेक्ट हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद रहने वाला है। जबकि जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, टेम्परेरी इफेक्ट जो है ये कब होगा? जब बाहर से रिएजेंट आएगा तो उस एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस के अंदर ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा हमको। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। तो चलो रेजोनेंस इफेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको रेजोनेंस होता क्या है ना। ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को रेजोनेंस की जरूरत पड़ी? ठीक, तो देखो यहां पर आप लोग एक मॉलिक्यूल से बड़े अच्छे से वाकिफ हो गए। मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल बनाता हूं, इसको जानते होगे आप, क्या बोलते हैं इसको? तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन। तो बेटा ये बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है, यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 1 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो 1 और 2 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। अच्छा मैं पूछूं 3 4 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड है। अगर मैं पूछूं 5 और 6 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो यहां पर भी कौन सा बॉन्ड है? यहां भी डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं बात करूं 1 2 के बीच में, या मैं बात करूं 3 4 के बीच में, अगर मैं बात करूं 3 4 के बीच में, या मैं बात करूं 5 6 के बीच में, तो बेटा यहां पर कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है हम लोगों को? यहां पर हम लोगों को डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 2 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो यहां पर 2 और 3 के बीच में बात करूं मैं, या फिर मैं किसके बीच में बात करूं? 4 और 5 के बीच में। तो बेटा यहां पर 4 और 5 के बीच में, और 6 और 1 के बीच में, या 1 और 6 के बीच में। तो बेटा यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? यहां पर हमको देखने को मिलता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, कि क्या होता है कि जो हम लोगों के पास बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद किसकी होती है? डबल बॉन्ड की, और उसके बाद किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड एनर्जी है। तो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, देन डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड की, और उसके बाद बेटा किसकी हो जाएगी? ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, अब अगर आपसे पूछी जाए कि यहां पर 1 2 के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या 2 3 के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अगर मैं बोलूं कि बेटा बताओ ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या फिर ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? 2 और 3 के बीच वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में क्या बना हुआ है? सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। जबकि 1 और 2 के बीच में क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो भाई बात तो सही है कि 1 2 3 4 और 5 6 की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमेशा कम रहने वाली है, किससे? 2 3 4 5 या 6 1 वाले बॉन्ड से। ये बात हमको समझ में आती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि बेटा अगर मैं इसको बॉन्ड, इसको मैं बोल देता हूँ ए और इसको मैं बोल देता हूँ बी, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, होना क्या चाहिए था? थियोरेटिकली अगर मैं बात करूंगा, तो थियोरेटिकली क्या हो जाएगा? जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो बेटा उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि हमारा बी बड़ा होना चाहिए था, किससे? ए से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, क्या देखा गया है? कि जो बी होता है वो बराबर होता है किसके? ए के। मतलब कि बी की बॉन्ड लेंथ और ए की बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है? बराबर आ रही है। अब ऐसा कैसे हो गया, है ना? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जिनकी बॉन्ड एनर्जियां डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, लेकिन उनकी बॉन्ड लेंथ क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा देखा गया कि ये वाली और ये वाली बॉन्ड लेंथ, मतलब कि ये वाली और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए क्या फिनोमिनन आया है? रेजोनेंस का फिनोमिनन आया है। अब ऐसा क्या हुआ था? तो बेटा फिर ये बोला गया कि सिंगल बॉन्ड की देखो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, अगर हम लोग बात करें एक वैल्यू की, तो ये होती है लगभग 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है लगभग 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतनी बॉन्ड लेंथ होती है। लेकिन जब यहाँ पर बेंजीन के बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखी गई, तो बेटा यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ निकल कर आ रही थी, ये लगभग आ रही थी 1.41 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर ये आ रही थी 1.41 एंगस्ट्रॉम, इतनी आ रही थी। मतलब कि बी की
और ए की बॉन्ड लेंथ दोनों की बराबर आ रही थी, लगभग 1.41 एंगस्ट्रॉम, जो किसके बीच की वैल्यू है, लगभग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच वाली वैल्यू आ रही है। तो इसके अंदर ऐसा बोला गया कि इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच वाला कैरेक्टर मौजूद है। ऐसा ही कोई क्या है, बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है। और इसी चीज को समझाने के लिए क्या बोला गया बेटा, रेजोनेंस बोला गया। फिर ऐसा बोला गया कि यहां पर ऐसा फिनोमिनन हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वो कहां मौजूद है, वो यहां तो मौजूद है ही सही, उसके अलावा यहां भी मौजूद है। उसके अलावा ये यहां तो मौजूद है ही सही, उसके अलावा यहां भी ये प्रेजेंट है। अगर ये यहां प्रेजेंट है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो यहां भी प्रेजेंट है। समझ में आ रही होगी बेटा बात, है ना। तो ये मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरे की पूरी रिंग में मौजूद है, पूरे के पूरी रिंग में घूम रही है। अब मैं उसको यहाँ पर इस तरह से बता नहीं सकता। 2D के अंदर अगर हम इस डायग्राम को बनाना चाहें तो 2D के अंदर हम इस डायग्राम को बनाकर अच्छे से बता नहीं सकते। तो मैं आप लोगों को एक इसका विजुअलाइजेशन देता हूं कि ये किस तरह से हो रहा होगा। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हम लोगों के पास क्या है, बेंजीन रिंग है। ये हम लोगों के पास क्या होगी, बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होगा, ठीक। मैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं कि अभी प्रेजेंट कहां कहां पर है, यहां पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक पाई है, और यहां पर एक पाई है। ये 3 पाई बॉन्ड बना दिए हैं हम लोगों ने, ठीक, बेंजीन के। अब होता क्या है, देखो हुआ क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल जो है वो इस पी ऑर्बिटल के साथ क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, ठीक है। और इधर भी पी ऑर्बिटल है, और इधर भी पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हमारा, पाई बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ भी हो रहा होगा, इसी तरह से यहाँ भी हो रहा होगा। तो बेटा होता क्या है, यहाँ पर बेंजीन के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा हमको कि जो ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहे थे, ये यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर इन दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इस पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर भी आ जाती है, वो यहाँ पर भी आ जाएगी। इसी तरह से इसकी पाई जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर भी आ जाएगी। इसको मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो मान लो अगर कोई आपका दोस्त है ना, कोई भी दोस्त हो सकता है ना, आपका कोई दोस्त है, वो आपके साथ आजकल 1 घंटा देता है। कितना देता है, 1 घंटा, ठीक है ना। लेकिन अब हुआ क्या, धीरे धीरे जब टाइम निकला तो वो अब आपको आधा घंटा ही देने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो आपके साथ आधा घंटा दे रहा है वो अपना आधा घंटा किसी और के साथ भी दे रहा है। समझ में आती है बात। अब वो दूसरा कोई भी हो सकता है बंदा, है ना। तो वो आधा घंटा वहां दे रहा है और आधा घंटा आपके साथ दे रहा है, इस तरह से उसका 1 घंटा। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो यहाँ पर तो प्रेजेंट है ही सही, वो यहाँ पर तो है ही सही, इसके अलावा यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसके अलावा ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है। इसी तरह से ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसी तरह से इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यहाँ पर तो है ही सही, यहाँ तो ये हमको दिखती है, लेकिन ये इसके साथ साथ यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ तो प्रेजेंट है ही सही, इसके अलावा बेटा और कहाँ पर प्रेजेंट होगी, वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पिक्चर है, ये है हमारी रेजोनेंस की फिल्म। समझ में आ रही होगी आप लोगों के, एक विजुअलाइज कर पा रहे हो हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करो, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी वो पूरे की पूरी रिंग में क्या हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों को जो बॉन्ड लेंथ की, वो बॉन्ड लेंथ क्या मिलने वाली है, इक्वल मिल रही है हमको पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको एक और मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, है ना, उस मॉलिक्यूल को और देखते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। तो इधर देखो बेटा, हम लोग ले लेते हैं एक कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन को आप लोग पहचानते होंगे, CO3-2। CO3-2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं आपको। तो देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कुछ इसका क्या हो जाएगा, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका कार्बोनेट आयन का। ये आपका कार्बोनेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको बोल देता हूँ ए बॉन्ड, इसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटा, इसको मैं बोल देता हूँ ए बॉन्ड, इसको बोल देता हूँ बी बॉन्ड, और इसको बोल देता हूँ सी बॉन्ड। अब अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो, ए बी सी को, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए बराबर है बी के, और ये दोनों ग्रेटर देन है किससे, सी से, क्योंकि सी क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ए और बी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, बराबर हो जाएगी, और ये ग्रेटर देन होंगे किससे, डबल बॉन्ड से। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये कार्बोनेट आयन है। अब होना ऐसा चाहिए था, लेकिन हुआ क्या,
हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटली जो डाटा आया वो एक्सपेरिमेंटली डाटा कहता है कि ए बराबर हो जाएगा बी के और बी बराबर होगा सी के। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली डाटा आया। तो इस चीज को कैसे समझाया जाएगा कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बराबर हो जाएं? तो बेटा इसको समझाने के लिए ही हमको किसकी जरूरत पड़ती है, इसको समझाने के लिए ही हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि क्या होगा, हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, अगर मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाऊंगा तो बेटा ये कैसा बन जाएगा, ओ सी। मैं नीचे बना देता हूँ इसको, चलो ऊपर ही बना देते हैं इसको, ऊपर ही बना लेते हैं इसको। तो बेटा ये कैसा बन जाएगा, हुआ क्या होगा कि यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर में कैसा बना सकता हूँ, ऐसा बना सकता हूँ, और कैसा बना सकता हूँ, और मैं इसका स्ट्रक्चर कैसा बना सकता हूँ बेटा, इसका स्ट्रक्चर में कैसा बना सकता हूँ, और एक मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकता हूँ। ये हमारा एक और स्ट्रक्चर हो गया किसका, कार्बोनेट आयन का। अब आप बोलोगे कि सर ये तो तीनों के तीनों देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी तो यही है कि एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और दो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, और दो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ रहा है। ये माइनस चार्ज है बेटा यहाँ पर, ये क्या है, माइनस चार्ज है यहाँ पर। इसको मैं क्या करता हूँ, गोले में पैक कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने गोले में पैक कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी ये माइनस चार्ज है, ध्यान देख लेना, ध्यान दो यहाँ पर जर, ये माइनस चार्ज है सारे के सारे। ठीक है, अब आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है। देखो यहाँ पर ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कहाँ आ चुका है, अब डबल बॉन्ड ये वाले कार्बन और यहाँ पर आ चुका है इस वाले केस में। अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस वाले में क्या हुआ है कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो मतलब कि कंडीशन चेंज हो चुकी है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पर था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पर आ चुका है। समझ में आ रही है बात कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पर आ चुका है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पर और इस पर था, अब यहाँ पर इन दोनों पर आ चुका है। तो मतलब कि ये तीनों के तीनों अलग अलग चीजें होगी। अब ये तीनों अलग चीजें होगी, तो फिर सर आपको पढ़ाने की जरूरत तो पड़ रही है। मान लिया हम लोगों ने ये तीनों की तीनों चीजें भी अलग अलग है, लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, तो बेटा इनमें से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि तीनों की तीनों बॉन्ड बराबर होगी। अब आप बोलोगे कि सर कंक्लूजन तो निकल गया, बाकी अब ये बताओ कि इन तीनों में से सही स्ट्रक्चर कौन सा है, क्योंकि अगर ये भी सही नहीं है, इसकी जगह ये इसमें बदल जाएगा, इसकी जगह ये इसमें बदल जाएगा, तो फिर इनका सही स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हम लोग इसके लिए एक सही, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो इसका जो सही स्ट्रक्चर होगा, जो इसका रियल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तीनों जगह प्रेजेंट है, तीनों फॉर्मूले में। ठीक है ना, तीनों के तीनों के अंदर क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम लोग सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। इसके बाद देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा रहा है। तो डबल बॉन्ड एक तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है। तो बेटा डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ पर आ रहा है, तो ये सारी की सारी बॉन्ड पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम लोग सब जगह पर क्या करेंगे, इस तरह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि किस टाइप का बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो ये तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर तीनों जगह पर प्रेजेंट है। अब देखो माइनस चार्ज है, वो पहले इन दो ऑक्सीजन पर था, यहाँ पर इन दो ऑक्सीजन पर है, और यहाँ पर इन दो ऑक्सीजन पर है। ठीक है, तो माइनस चार्ज, कितना माइनस चार्ज है टोटल, टोटल दो माइनस चार्ज हैं, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा। ठीक है ना, यहाँ पर भी एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा। कोई यूं मत सोचना कि यहाँ पर चार हो गए, माइनस माइनस चार हो गए और फिर ये छह हो गए, नहीं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कितना माइनस चार्ज है टोटल, दो माइनस चार्ज है। तो दो माइनस चार्ज कितने एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो देखो यहाँ पर कितने पे, दो पर है ना, फिर यहाँ पर दो पर, यहाँ पर दो पर। तो टोटल तीन ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तीन ऑक्सीजन एटम कौन कौन से, ये तीनों के तीनों। तो हम लोगों को माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है कि तीनों के ऊपर क्या आ जाए, बराबर बराबर आ जाए। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके अंदर -2/3 लिख दूं, इसके ऊपर भी कितना लिख दूं, -2/3, और यहाँ पर भी कितना लिख दूंगा, -2/3। ठीक है बेटा, तो -2 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग रियल स्ट्रक्चर। ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा रियल स्ट्रक्चर।
ये हमारा हो जाएगा, ये होता है हमारा रियल स्ट्रक्चर। तो समझ में आ गई होगी बेटा आपको बात कि हमको रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। इस चीज को समझाने के लिए ही हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। अब मैं आप लोगों को इसकी कुछ इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि देखो, सबसे पहली बात तो कि ये जो रेजोनेंस फिनोमिना होता है ना बेटा, ये कैसा होता है, हाइपोथेटिकल होता है ना। हाइपोथेटिकल फिनोमिना रहने वाला, ये असल में कोई चीज, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको हम लोगों ने मान लिया है। क्यों जरूरत पड़ी ऐसा मानने की? तो बेटा इसको मानने की जरूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का पता नहीं चल रहा था, है ना। ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, है ना, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इस चीज को मानने के लिए कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, हम लोगों को रेजोनेंस के फिनोमिना की जरूरत पड़ी। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, उन सारे पॉइंट्स को एक बार लिख देता हूं मैं पूरे, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा एक एक पॉइंट को। ठीक है बेटा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर बात करते हैं रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस क्या हो रहा है, होने वाला है बेटा, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि रेजोनेंस क्या चीज है। रेजोनेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका पॉइंट बना के लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ये देखो होता क्या है, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। व्हेन all the properties of when all the properties of a molecule can't be explained, when all the properties of a molecule can't be explained by a single Lewis structure, by a single Lewis structure। लुईस स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके होंगे बेटा अभी तक, लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, देन टू और more structure then two or more structure are required, then two or more structure are required required this phenomenon is called resonance। इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, रेजोनेंस। देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोगों ने अभी जो कार्बोनेट आयन बनाया था, है ना, कार्बोनेट आयन बनाया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने कितने स्ट्रक्चर बनाए, 3 स्ट्रक्चर बनाए थे। उन तीनों स्ट्रक्चर की एक दूसरे से प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। वो तीनों के तीनों एक जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहे थे, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह के फिनोमिनन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेजोनेंस बोल रहे हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। समझ में आई होगी बात बेटा आपको। अब जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, इन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, है ना। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, these structures are called, these structures are called रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आर एस भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बेटा इसको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर एस, या इसको क्या बोलेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, एक और नाम होता है इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो उनको क्या बोलने वाले हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो मैं आपको पीछे बता देता हूँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये यहां पर इसको बोलेंगे हम लोग, यहां पर इसको बोलेंगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक क्या है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या लिखा था अभी, स्टेटमेंट बताओ, जब किसी भी एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक ही लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो, तो उसके लिए हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम लोगों ने यहाँ पर यही किया था कि यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल की इस लुईस स्ट्रक्चर से सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके और ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए, 3 स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और आएंगे वापस इसके ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, तो ये समझ में आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हमने एक रियल स्ट्रक्चर भी बताया था आपको, ठीक है ना। तो उस रियल स्ट्रक्चर को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, है ना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे द रियल स्ट्रक्चर, द रियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, द रियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इसको हम लोग बोलने वाले हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो हम लोगों ने जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था, अभी बनाया था ना लास्ट में, ये इधर दिखाता हूं मैं आपको कि यहाँ पर ये तीनों के तीनों तो क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, है ना, इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैं इसको नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं इसका नाम लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको मैंने क्या बोला था, रियल स्ट्रक्चर। पता होगा आपको, मैंने यहाँ पर लिखवाया भी था, यहाँ पर मैंने लिखवाया था ना कि ये रियल स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हाइब्रिड जो होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देगा। समझ में आती है बात, सारी प्रॉपर्टीज किससे डिफाइन होगी, इससे डिफाइन हो जाएगी। अगर मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल लूंगा, मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाएगा इस मॉलिक्यूल की। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो कि जो रेजोनेंस का फिनोमिना होता है, रेजोनेंस का फिनोमिना वो क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी, ये एक इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो मतलब कि असल में रेजोनेंस जैसी कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं इसी वजह से, ठीक है। अब ये फिनोमिना हाइपोथेटिकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कैसी भी उल्टी सीधी स्ट्रक्चर बना दें, है ना। हम लोगों को जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी वो वैलिड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। किसके हिसाब से सही होनी चाहिए, वो लुईस स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो करनी चाहिए, इस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें ये भी लिख देंगे, बट इस पॉइंट को लिख देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, है ना। बट ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी वैलिड, मस्ट बी वैलिड। वैलिड का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, वैलिड का मतलब जो मैंने अभी बोला कि वो किसको फॉलो करनी चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग इसकी और भी कुछ बातें देखेंगे रेजोनेंस की, इसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा, है ना। रेजोनेंस के लिए कंडीशन चेक करेंगे कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से बेंजीन का एग्जांपल लेता हूँ, बेंजीन के बारे में समझाता हूँ कि बेंजीन किस तरह से एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर क्या क्या हम लोगों को करना होगा बेंजीन रिंग के अंदर। तो मैं एक और बेंजीन का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने फिर से एक बार। ये बेटा हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास हो गई बेंजीन रिंग, ठीक। मैंने क्या बोला था अभी कि अगर मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए बॉन्ड और इसको मैं बोल देता हूँ बेटा बी बॉन्ड, ठीक है। तो ए बॉन्ड और बी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या रही है, बराबर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये बॉन्ड है ना यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका मतलब कि ये बॉन्ड यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ, ये मेरा फिर से ए बॉन्ड है और ये क्या है, बी बॉन्ड। तो यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह से भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे बॉन्ड किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरह से भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आप बोल सकते हो कि सर ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर मुझे सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सिमिलर नहीं है। मतलब कि क्या हुआ बेटा कि दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं होंगे, दोनों के दोनों कुछ अलग प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां पर ये स्ट्रक्चर यूं बोलता है कि यहां पर अगर मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 और यहां पर इसकी भी नंबरिंग में अगर कर दूं, इसकी नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो बेटा मैं अगर इसको बोलूं तो यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल हमको बताता है कि जो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है वो कैसा है, डबल बॉन्ड नेचर का।
और 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड है वो किस नेचर का है, वो सिंगल बॉन्ड नेचर का है। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा कि यहाँ पर 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, वो सिंगल बॉन्ड नेचर का है। जबकि 2 और 3 के बीच में बॉन्ड कैसा है, वो डबल बॉन्ड है। इसी तरह से 6 और 1 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जबकि ये वाला स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि 6 और 1 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा हो जाएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताता हूं मैं आपको कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा कैसा हो जाएगा, मैंने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड जहां जहां प्रेजेंट है वहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसके बाद यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। मतलब कि हर जगह पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर पूरी की पूरी रिंग में क्या आ रहा होगा बेटा, यहाँ पर पूरी रिंग में क्या आ रहा होगा, डबल बॉन्ड आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। तो पूरी रिंग में क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड बोलेंगे बेटा इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड समझ में आ गया। तो इसी वजह से हम लोग बेंजीन रिंग को कैसा बना देते हैं, बेंजीन रिंग को हम लोग कैसा बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ये इसमें ऑक्सीजन बना दी, किसी को ये ऑक्सीजन लग जाती है कई बार, तो बेटा इसको ऑक्सीजन नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो पूरी की पूरी रिंग के अंदर क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। पूरी की पूरी रिंग में वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है। ये इस ओ का मतलब ये होता है ना। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि बीच में ये ओ क्यों लगा दिया, ये ऑक्सीजन कैसे आ गई बेंजीन रिंग में। तो बेटा ये ऑक्सीजन नहीं होती, ये क्या होती है, ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है जो पूरी रिंग में घूम रहा है, और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर, रेजोनेंस फिनोमेना समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, किन केसेस के अंदर रेजोनेंस हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। अगर कंडीशन आप लोग चेक कर लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा होगा और किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा, है ना। ये चीज चेक करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है प्लेनेरिटी। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, प्लेनेरिटी। मतलब कि प्लेनेरिटी का मतलब समझ गए होगे, है ना। बड़ा सिंपल सा है, प्लेन में होने चाहिए, है ना। तो जो भी मॉलिक्यूल जो जिसके अंदर रेजोनेंस होने वाला है वो क्या होना चाहिए बेटा, वो एक प्लेन में होना चाहिए, है ना। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, है ना। याद रख लेना इसको। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, तो ही रेजोनेंस होगा। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा तो रेजोनेंस उसमें नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन देखते हैं, प्लेनरिटी होगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है बेटा वो होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन समझ में आ गया ना आपको, तो बस आप रेजोनेंस के बादशाह हो। फिर उसके बाद रेजोनेंस के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप कॉन्जुगेशन को समझ गए तो। ठीक है ना। कॉन्जुगेशन क्या होता है, देखो मैं अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना। कॉन्जुगेशन हम लोग कैसे चेक करेंगे, कहाँ पर हम लोगों को पता लगाना है कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो उसके कुछ केसेस होते हैं, मैं वो सारे के सारे केस बताता हूँ। सारे केसेस में आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा और यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए बेटा कि 3p ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, है ना। अगर 3p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे तीसरे के पैरेलल है, तो बेटा वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। मतलब कि अगर 3p ऑर्बिटल, अगर आपको समझाना चाहूँ, p ऑर्बिटल आप जानते होगे, क्या ये p ऑर्बिटल है, क्या ये भी p ऑर्बिटल है, क्या ये p भी, ये भी p ऑर्बिटल है। ये px py pz नहीं हो सकते, क्योंकि px py pz जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है ना। तो अगर 3p ऑर्बिटल हम लोगों को क्या मिलेंगे, पैरेलल मिलेंगे, तो वहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर ये कंडीशन भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको कहीं पर ये विजुअलाइज हो जाए, ये थोड़ा सा विजुअलाइज करना आप सीख जाओगे, हम लोग अभी एग्जांपल करेंगे, सारे के सारे आप सीख जाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3p ऑर्बिटल देखने। अब देखो ये 3p ऑर्बिटल किन किन केसेस में हम लोगों को देखने को मिलेंगे, मैं डायरेक्ट केस बताता हूँ, आप लोग देखते से समझ जाओगे। पहला केस क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, पहला केस क्या हो जाएगा, जब हम लोगों को किस तरह का सिस्टम देखने को मिलेगा,
जब हम लोगों को कैसा सिस्टम देखने को मिले, पाई सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? नहीं आई होगी, चलो मैं इसको एक और तरीके से, अच्छे तरीके से लिख के बता देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर इस तरह का मॉलिक्यूल मिल जाए तो मतलब कि वहां पर क्या है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है ना। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या हो जाएगा बेटा, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड। ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो ये भी क्या है, एक कॉन्जुगेशन का हिस्सा है। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा नेक्स्ट केस देखेंगे हम लोग, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड और बेटा इसके ऊपर क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए। क्या आ जाए बेटा, लोन पेयर आ जाए। तो ये भी कॉन्जुगेशन का पार्ट है। इन सारे केसेस में क्या हो रहा है बेटा, कॉन्जुगेशन हो रहा है। अभी हम लोग सबके एक एक एग्जांपल करेंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम लोग आगे सीख पाएंगे। बस थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा बेटा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा बेटा, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये बना दिया मैंने फ्री रेडिकल। ये डॉट दिख रहा है ना, इस डॉट का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल। यूं मत सोचना गलती से ये पेन रखाई में आ गया और यहाँ पर डॉट बन गया, नहीं, इसका मतलब है फ्री रेडिकल। तो ऐसा केस भी होगा, वहां पर भी क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। और क्या हो रहा होगा, कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड। मतलब कि इस तरह सब, इस तरह का केस है ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? तो मतलब कि ये तीनों के तीनों केस लिखे हैं, इनको मैं और सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, जब भी हम लोगों को इस तरह का सिस्टम मिले, किस तरह का, कि उसमें क्या हो, पाई बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर पॉजिटिव चार्ज हो, वहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। या फिर कैसा सिस्टम मिल जाए, पाई बॉन्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। इसके अलावा क्या देखने को मिल जाए, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर, वहां पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। इसके अलावा कहाँ होगा बेटा, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, यहाँ भी हमको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेटा क्या हो जाएगा, पाई सिंगल पाई। ये सारे के सारे केस क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्जुगेशन वाले। इनको पढ़ना आप लोग अच्छी तरीके से सीख जाओ। इसको पढ़ते किस तरह से मैं वो बताता हूँ, देखो आपको इसको इस तरह से याद रखना, पाई सिंगल पॉजिटिव चार्ज मतलब कि कॉन्जुगेशन, पाई सिंगल नेगेटिव चार्ज, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पाई सिंगल पाई। समझ में आई बात? कितने केस हो गए हमारे पास, 5 केस ही हो गए। समझ में आ गई बात? किस तरह से पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़ के बता दो, पाई सिंगल पॉजिटिव चार्ज, पाई सिंगल नेगेटिव चार्ज, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल और पाई सिंगल पाई। ये सारे के सारे केसेस हैं। इसके अलावा एक और केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बेटा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट केस है, एम आई स्टार लगा दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है ना। अगर हमको कहीं पर ऐसा देखने को मिल जाए जहां पर क्या हो, एक एटम है, वो दूसरे एटम के साथ क्या है, बॉन्ड बना रहा है। एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, और जो ये जो एटम है, इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। इसके पास क्या है बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ये तो समझ में आ गए होंगे आपको, 5 केस ऐसे कैसे याद रखने। इसके अलावा इस केस को भी याद रखना है। इसको आप डब्बे में पैक कर दो, चाहो तो आप इसको डब्बे में पैक कर सकते हो। ठीक है ना बेटा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये अच्छे से देख लेना सारे के सारे केसेस, हम सबके एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो हम लोग चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसे केस देखने को मिलेंगे, किस तरह का मॉलिक्यूल होगा जिनमें रेजोनेंस हो रहा होगा। चलो शुरू करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन के किस तरह का, सारे केस लेकर चलेंगे हम लोग। तो पहला केस लेते हैं, पहला बेटा, पहला केस क्या था हमारा बेटा, पहला केस क्या था हमारा, देखो पहला केस क्या था, पाई सिंगल पॉजिटिव चार्ज। क्या ये हमारा पहला केस था, है ना। तो मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर कैसा देखने को मिलेगा ये हमको, ये मान लो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है और ये
इस तरह का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस तरह का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पर किस तरह का, इस तरह का कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देन क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो डबल सिंगल पॉजिटिव, इस तरह से याद रखने का तरीका बताया था मैंने, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे हो रहा होगा कि बेटा देखो यहाँ पर होगा क्या, कि यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर बेटा देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, ये जो बॉन्ड पेयर है ये किस में बदलेगा, बॉन्ड पेयर में, है ना। ये जो मैं बॉक्स बनवा रहा हूँ ना, ये चीजें आप याद रखोगे तो आपको मतलब करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर किस में बदल जाएगा, बॉन्ड पेयर में। तो बॉन्ड पेयर में बेटा किस तरह से बदलेगा, देखो यहाँ से क्या होगा कि ये जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बेटा, CH2 सिंगल, CH सिंगल, CH2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप चाहो ना तो यहाँ पर क्या बना सकते हो, यहाँ पर हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सबसे पहले सारे एटम्स को लिख लो, सारे एटम्स को लिख लो, और उनके बीच में जितने भी सिग्मा बॉन्ड बने हुए थे सारे सिग्मा बॉन्ड बना दो। ठीक है, सारे के सारे बना दिए। चार्ज को और पाई इलेक्ट्रॉन को, उनको हमको बाद में बनाना है, पहले हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल बना दिया इस तरह से। ठीक है, अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो दोनों जगह पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लगा देंगे। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, वो कहां पर घूम रहा है, यहाँ पर भी घूम रहा है और यहाँ पर भी घूम रहा है, दो एटम्स के बीच में घूम रहा है ना। मतलब एक के हिस्से में कितना आने वाला है, 1/2, और दूसरे के हिस्से में भी कितना आएगा, 1/2, क्योंकि टोटल कितना है, +1 चार्ज है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +1/2, और इसी तरह से यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास +1/2। समझ में आ गई बात, है ना। तो इस तरह से हम लोग पहला केस कर लिया हम लोगों ने कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन का नेक्स्ट केस देखते हैं, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसी को मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करके इसी में कर देता हूँ मैं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना, किस तरह से देखेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो नेक्स्ट केस क्या है बेटा हमारे पास नेक्स्ट केस जो था उसमें क्या था हमारे पास, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, और जेड के ऊपर क्या था हमारे पास बेटा, नेगेटिव चार्ज था, है ना। ये इस तरह का था हमारे पास नेक्स्ट वाला कॉन्जुगेशन केस। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, क्या था बेटा, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये हम लोग मॉलिक्यूल के ऊपर भी लगा देते हैं, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास मॉलिक्यूल इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर किस तरह से हो रहा होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर देखो बेटा होने वाला क्या है, यहाँ पर क्या होगा, तो हटा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत पड़ेगी अभी। चलो इसको भी हटा लेते हैं। हम्म। हाँ इसको मैं चेंज कर दूँ थोड़ा सा बेटा, 1 मिनट। को मैं हटा देता रुको, चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना बेटा। तो इसके नीचे लिख देते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पर देखो होने वाला क्या है, जब इस तरह का केस होगा तो उस केस में क्या होने वाला बेटा, यहाँ पर आप लोगों को क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर किस में बदलेगा, बॉन्ड पेयर को चेंज करना है किस में बेटा, यहाँ पर लोन पेयर में चेंज करना है। ठीक है ना। और जो लोन पेयर होगा उसको क्या बन जाए, वो क्या बन जाएगा, बॉन्ड पेयर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात।
है ना। बॉन्ड पेयर तो क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। मैं इस तरह से बोल देता हूँ कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन जाएगा, बॉन्ड पेयर जो होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, लोन पेयर बन जाएगा। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे पास। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो किस तरह से हो रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये इधर से इधर आएगा, और यहाँ से मतलब कि ये लोन पेयर कहाँ गया, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट पाई बॉन्ड है वो किस में बदल जाएगा, लोन पेयर में। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बेटा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमको देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये क्योंकि लोन पेयर किस में बदल गए, पाई बॉन्ड में या बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर किस में बदल जाएंगे, बॉन्ड पेयर में। और जो बॉन्ड पेयर था वो किस में बदल गया, लोन पेयर में। तो यहाँ से बॉन्ड पेयर किस में आ जाएगा, लोन पेयर में। इसका मतलब ही क्या होता है, लोन पेयर होता है बेटा। माइनस चार्ज का मतलब लोन पेयर है ना। मैं लोन पेयर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इस तरह से लिख लेना अभी, फिर बाद में आप लोगों को अपने आप आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हैं हम लोग। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बन जाएगा बेटा, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं सबको अपनी अपनी जगह पर लिख दो। रेजोनेंस की खास बात बेटा पता है क्या होती है, कि इसमें कभी भी सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होंगे। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होंगे उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। सिर्फ किसका डिस्प्लेसमेंट होगा या क्या चेंज होगा, लोन पेयर चेंज होगा। बॉन्ड पेयर में कौन सा, पाई बॉन्ड चेंज होगा। बस पाई बॉन्ड और लोन पेयर को हमको चेंज करना होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल के सारे एटम्स लिख दिए। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना। तो मतलब कि दो जगह पर आ रहा है, तो मतलब कि हम दोनों जगह पर क्या लगा देंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लगा देंगे। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ रहा था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था। ठीक है। इसके अलावा क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। निगेटिव चार्ज यहाँ पर घूम रहा है और यहाँ पर घूम रहा है, दो जगह पर निगेटिव चार्ज घूम रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो जगह पर जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है उसको क्या कर देंगे, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मतलब कि यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर भी -1/2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग। इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। इसी के अंदर हम लोग चेंज करते करते आगे बढ़ते जाते हैं इसके अंदर। ठीक, यहाँ से इसको भी साफ कर देता हूँ मैं, और इसको भी साफ कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस कौन सा बेटा हमारे पास, नेक्स्ट केस आएगा हमारे पास डबल सिंगल लोन पेयर। मतलब कि अब क्या आ जाएगा, जेड के ऊपर क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। अभी क्या था, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज भी क्या था, हम लोगों ने लोन पेयर मान रखा था। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वहां पर क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अब कैसा आ जाएगा, डबल सिंगल लोन पेयर। इस तरह का केस है। तो इस तरह का केस कैसा हो जाएगा, आप सोच रहे होगे कि ऐसा केस कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बेटा ये आ गया केस। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, क्या तुमको दिखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं। बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऐसे देखने पे नहीं दिखेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बना रहा होगा तो उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। क्या, कि जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। और जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, जो आपको दिख नहीं रहे। कैसे देखने, मन की आंखों से देखने। कैसे देखने बेटा, मन की आंखों से। अब देखो कौन सा केस हो गया ये, डबल सिंगल लोन पेयर। डबल सिंगल लोन पेयर। और मैंने क्या बोला था कि इस तरह का केस होगा तो वहां पर क्या हो रहा होगा, कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। और कॉन्जुगेशन होगा तो वहां पर वो रेजोनेंस शो करेगा। अब यहाँ पर डबल सिंगल लोन पेयर वाला केस आ गया, किस तरह से हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है वो किस में बदल जाएगा, लोन पेयर में। और जो लोन पेयर है वो किस में बदल रहा होगा, बॉन्ड पेयर में। ठीक है ना, ये याद रखना बात। बॉन्ड पेयर लोन पेयर में और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। तो बॉन्ड पेयर कौन सा है, ये रहा। बॉन्ड पेयर ये रहा। तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, लोन पेयर में। और लोन पेयर किस में बदल रहा होगा बेटा, बॉन्ड पेयर में। इस तरह से, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बेटा मैं क्या बनाता हूँ इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वो कैसा बन जाएगा, या कुछ ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, ये इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आती है बात। अभी देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और इसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
अब इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा हो जाएगा, इसका भी आप क्या बना सकते हो बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा बेटा इसका, CH2 सिंगल, CH डबल, सॉरी हाँ सिंगल, NH2। ये सारे के सारे हम लोगों ने एटम की पोजीशन फिक्स कर दी, ठीक है ना। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा था, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ रहा है। तो सब जगह पर क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड कैरेक्टर लगा देंगे। और कौन सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है यहाँ पर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कौन सा आ जाएगा बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आती है क्या बात, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और इधर देखेंगे तो इधर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा होगा, किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे। तो बेटा इसके अंदर हम लोग देखो इस तरह से लगाते हैं कि जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि स्टेबल, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जहां पर भी हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल का कोई ऐसा रेजोनेटिंग फॉर्म प्रेजेंट है जहां पर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज का मतलब क्या है, उसके ऊपर सर के ऊपर वजन है, अगर कोई वजन नहीं है तो मतलब कि वो स्टेबल हो जाएगा, जिसके ऊपर वजन नहीं है वो स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग किसके जैसा बना देंगे, जो स्टेबल होगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यही हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहो तो इसके ऊपर प्लस माइनस भी लगा दोगे, बट जो ज़्यादा सूटेबल है, जो हमारी बुक्स मानती है, वो इसमें क्या बोला जाता है कि जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कौन सा हो जाएगा, बिना चार्ज वाला होगा। अगर आप चार्ज लगा दोगे तो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही है पार्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी में आप जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट केस क्या था हमारे पास, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, इसी के ऊपर देखते हैं। बेटा बस ध्यान से पढ़ते रहो, आग लगा दोगे तुम लोग, है ना। हम लोगों को किससे मतलब है, सिलेक्शन से मतलब है हम लोगों को, ठीक है ना। सिलेक्शन आना चाहिए, कैसे आएगा, आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उनको अच्छे से समझो। कहीं पर भी डाउट है आप डाउट पूछ सकते हो हम लोगों से, ठीक है ना। हम लोग उसी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, पाई सिंगल, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, नेक्स्ट केस आ गया ये हमारे पास, पाई सिंगल और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जानते हो बेटा, फ्री रेडिकल उसको बोलते हैं जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। यहाँ पर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। बॉन्ड फिजन में पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे पढ़ा था, जब होमोलिटिक फिजन होता है तो क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। इस तरह का केस अगर हम लोगों के पास आ जाएगा तो इस तरह के केस के अंदर हम लोग किस तरह से डील करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर ये मॉलिक्यूल किस तरह से प्रेजेंट है, ये इस तरह से प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है, और ये यहाँ पर क्या बन रहा है इसमें, फ्री रेडिकल। अब देखो जब फ्री रेडिकल के केस होता है तो इस केस के अंदर क्या करना है हम लोगों को। अब देखो जो फ्री रेडिकल है वो किस में बदलेगा, बॉन्ड पेयर में, और जो बॉन्ड पेयर है वो किस में बदलेगा, फ्री रेडिकल में, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल जो होगा, फ्री रेडिकल बेटा किस में बदल जाएगा, या इलेक्ट्रॉन है ना वो किस में बदल जाएगा, बॉन्ड पेयर में, और जो बॉन्ड पेयर होगा वो किस में बदल जाएगा, फ्री रेडिकल में। इस तरह से बदल जाएंगे, ठीक है ना। किस तरह से होता होगा, देखो किस तरह से होता है ये। तो देखो बेटा ये जो है फ्री रेडिकल, ये यहाँ आएगा, ठीक है ना, और ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ से टूटेगा तो ये यहाँ से होगा, ठीक है ना। फ्री रेडिकल कब बनते हैं बेटा, जब होमोलिटिक फिजन होता है तो वहां पर क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, दोनों के दोनों आएंगे और क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो किस तरह से बन जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये फ्री रेडिकल बन गया। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा हो जाएगा इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सारे के सारे एटम्स को लिख लेंगे, और क्या करना है बेटा, और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड को लिख देंगे, ठीक है। अब देख लो कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, तो डबल बॉन्ड दो पोजीशन पर आ रहा है, दोनों जगह पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या लगाने वाले हैं बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक। अब बात आती है कि फ्री रेडिकल को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर उलझ जाते हैं कुछ लोग, है ना। तो बेटा फ्री रेडिकल को नहीं लिखते, है ना। कोई अगर इस तरह से मत लिख देना कभी तुम लोग, इस तरह से बेटा, इस तरह से मत लिख देना कि ये फ्री रेडिकल Y2 और फ्री रेडिकल Y2, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, ऐसे नहीं लिखना हमको, ठीक है ना।
तो मतलब फ्री रेडिकल के केस में हम लोग कुछ भी इसको मेंशन नहीं करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट ही ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा। ये हम लोगों ने कितने केस देख लिए, 5 केस देख लिए, 4 केस देख लिए, है ना, किसके, कॉन्जुगेशन के। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ से इसको भी हटा दो, वरना आप लोग इसको लिख ही लोगे। ठीक है ना, फ्री रेडिकल में इस तरह से नहीं लिखेंगे हम लोग। ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह से फ्री रेडिकल है और उसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा होगा। नेक्स्ट केस और देख लेते हैं इसका हम लोग। नेक्स्ट केस क्या था बेटा हमारे पास, नेक्स्ट केस कौन सा था बताओ, पीछे देख कर बताओ। नोट्स बनाते जा रहे हो ना साथ के साथ में, बेटा नोट्स बनाना सबसे जरूरी है। ठीक है ना, लास्ट टाइम पर आप लोगों को यही पढ़ने के काम आएंगे। लास्ट टाइम पर आप सारी वीडियोस तो देख नहीं सकते हो, अभी से नोट्स बनाते हुए चलो और उन नोट्स को साथ के साथ पढ़ते हुए चलो। ठीक है ना, और कोई भी डाउट है तो उनको डाउट्स को क्लियर करते हुए चलो। डाउट्स नहीं आएंगे, क्वेश्चंस को लगाते हुए चलोगे तो कोई डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या था बेटा हमारे पास, हमारे पास नेक्स्ट केस था, नेक्स्ट केस क्या था बेटा हमारे पास, पाई सिंगल पाई। याद आया कुछ, है ना, ऐसा ही केस लिया था हम लोगों ने। वहां पर क्या बन रहा था बेटा, कौन कौन से बॉन्ड बन रहे थे, पाई सिंगल पाई वाला केस हम लोगों ने लिया था। तो बेटा इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर देखो किस तरह का मॉलिक्यूल होगा, CH2 CH C, इस तरह का बेटा ये एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। ठीक है, समझ में आती है बात। अब यहाँ पर किस तरह से हो रहा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो बेटा किस तरह से कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। यहाँ पर भी क्या है, पाई सिंगल पाई, कॉन्जुगेशन वाला केस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो होने वाला क्या है, होने वाला क्या है, यहाँ पर किसके बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और यहाँ पर किसके बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के इधर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दूंगा। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। मतलब कि इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, वो कैसा बन जाएगा बेटा, वो कुछ ऐसा मेरे को मिलने वाला है। समझ में आती है बात, ठीक है ना। किसी के मन में डाउट आ सकता है कि सर हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर कर दें। किस तरह से, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर कर दें और इसको इधर ट्रांसफर कर दें। बेटा वो हो तो जाएगा, होने को मान लो कि आप हो जाएगा, लेकिन उस केस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास से जा रहे होंगे, ऑक्सीजन के पास से, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल। ठीक है ना, तो वो वाला केस हो जाएगा, लेकिन वो कैसा कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। उसको हम लोगों को बनाना नहीं है, तो कौन सा केस होगा, ये वाला होगा। समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो ये इसका केस हो जाएगा पाई सिंगल पाई वाले का। ठीक, इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड भी अगर आप बनाना चाहो तो रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो बेटा। कैसा बन जाएगा, CH2 CH ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तीनों जगह पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो तीनों जगह पर हम लोगों को क्या मेंशन करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। जहां जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा होगा वहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, PDCH। PDCH का मतलब समझते हो, PDCH का मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या मैं पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पर देखो ये निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर ये क्या आएगा, नहीं नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इधर देखो बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, ये मॉलिक्यूल हम लोगों ने बना दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं इस कार्बन के पास से, ये आप येलो वाले एरो को देख, एरो को देखना, इस वाले को मत देखना, वॉयलेट एरो को नहीं देखना, येलो वाले एरो को देखो। तो यहाँ से इस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बताओ यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लिखने की जरूरत है क्या हमको, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि हम लोग यहाँ पर किसको देखेंगे, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। यहाँ पर कोई चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हम लोग इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड है हमारे पास ये।
समझ में आ गए होंगे बेटा ये सारे के सारे केस। एक और केस देख लो, है ना, आपका ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा जिससे। एक और केस देखो, मैंने कौन सा केस बताया था आपको, एक इंपॉर्टेंट केस बताया था, कौन सा वाला बेटा, कुछ ऐसा केस बताया था मैंने आपको, ए सिंगल बॉन्ड बी। ए के पास क्या था, ए के पास क्या था बेटा, ए के पास क्या था, एक एक वेकेंट ऑर्बिटल था, ठीक है ना। और बी के पास क्या था बेटा, बी के पास था लोन पेयर, ठीक है ना। ये वाला केस मैंने बताया था आपको। ये वाला केस में क्या होगा, देखो मैं मॉलिक्यूल में बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, CH2 प्लस, और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं NH2, ठीक है बेटा, इस तरह का मॉलिक्यूल है। अब क्या नाइट्रोजन के पास आपको कोई लोन पेयर दिख रहा है, तो बेटा दिख रहा होगा, है ना। किससे देखना है हमको, मन की आंखों से। तो मन की आंखों से देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको बेटा, एक लोन पेयर दिखेगा, ये रहा लोन पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा केस हो गया, ये वेकेंट सिंगल लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। कैसा सिस्टम है ये, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पर किस तरह से हो रहा होगा, तो बेटा यहाँ पर जो लोन पेयर है ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। और जब ये यहाँ पर चले जाएंगे तो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, CH2 सिंगल NH2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसके पास जो था, इसके पास क्या था, प्लस चार्ज था, है ना। अब इधर से लोन पेयर आ गया तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो ठीक है, समझ में आती है बात। तो प्लस चार्ज पहले इसके ऊपर था, अब इसके ऊपर आ गया। बेटा यहाँ पर जो ये रेजोनेंस हो रहा है ना, इसको एक और नाम बोला जाता है ना, नाम याद रखना आप लोग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बैक बॉन्डिंग। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बैक बॉन्डिंग, है ना। इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप, बैक बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, वो बैक बॉन्डिंग का केस यही वाला होता है, जब एक के पास क्या हो वेकेंट ऑर्बिटल और एक के पास क्या हो लोन पेयर, तो वहां पर ये इस तरह से होगा। अच्छा यहाँ पर भी अगर आप बनाना चाहो तो इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, इसका हम लोग क्या बना लेते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा कैसा हो जाएगा इसका, CH2 सिंगल NH2, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो बस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देंगे हम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PDCH की तरह। PDCH समझ गए होगे अब आप क्या होता है, ठीक है ना। प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, क्या कर दो +1/2, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे बेटा, +1/2। समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल कर ले इसका, एक और बढ़िया सा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है CH2, ये मान लेता हूँ मैं कोई एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर जो बोरोन होता है, इस बोरोन के पास बेटा क्या होता है, ये बोरोन क्या होता है, बहुत बड़ा बेकारी होता है ना। इसके पास क्या रहता है, एक खाली ऑर्बिटल रहता है। जरूरी नहीं है कि आपको प्लस चार्ज हो वहीं पर खाली ऑर्बिटल देखने को मिले, प्लस चार्ज का मतलब भी खाली ऑर्बिटल है। यहाँ पर बोरोन को देखोगे तो बोरोन ने देखो कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, दो तो ये रहे और एक बॉन्ड ये रहा, 3 बॉन्ड बन रहे हैं बोरोन के, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बेटा इसके पास क्या होता है, खाली ऑर्बिटल होता है। और यहाँ पर आप, और यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, मन की आंखों से देख सकते हो कि यहाँ पर इसके पास क्या होगा, इसके पास लोन पेयर होगा। तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। बेटा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये अपने लोन पेयर इसको देगा, जब लोन पेयर इसको देगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये बोलो हाँ या ना। ठीक है ना बेटा, इस तरह से यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में इस वाले रेजोनेंस को हम लोग आराम से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग ऑर्गेनिक वाले रेजोनेंस की बात करते हैं, हम लोग यहाँ तक रहेंगे, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस में हम लोगों ने जितने कॉन्जुगेशन के केस पढ़े हैं, सारे के सारे कॉन्जुगेशन के केस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। और इसके अब हम ढेर सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रेजोनेंस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना बेटा, तो चलो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। चलो तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही कवर करते हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।